हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नई नवेली मूवी कॉन्जरिंग लास्ट राइट, जो कि अभी रिलीज हुई है। देखते हैं मूवी कैसी है। तो बिना टाइम गवाएं शुरू करते हैं। तो इस मूवी की शुरुआत होती है 1964 से, जब एड और लॉरेन अपना भूतिया सफर शुरू ही कर रहे थे। तो कहानी के स्टार्ट में दिखाई जाती है एक एंटीक शॉप, जहां पर एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी विक्टोरिया के साथ रहता है। तो उसी रात एड और लॉरेन विक्टोरिया के स्टोर पर आ जाते हैं, क्योंकि वो उनको बुलाती है और विक्टोरिया उन्हें बताती है कि उसे ऐसा लगता है जैसे उसके फादर के स्टोर में कुछ तो है, कुछ डरावना जो वहाँ है लेकिन उसे दिखाई नहीं देता। इससे एक बात पता लगती है दोस्तों कि ये एड और लॉरेन का सबसे पहला केस है। फिर दोनों के पूछने पर विक्टोरिया बताती है कि ये स्टोर उसके पिता बहुत टाइम से चलाते आ रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम पहले से उन्हें रात को बहुत अजीब सा फील होता था और बहुत अजीब अजीब आवाजें भी आती थी। उन्होंने मुझे बताया, लेकिन उस टाइम मैंने उनकी बातों पे यकीन नहीं किया। फिर कुछ दिन पहले उसके फादर ने स्टोर में ही फांसी लगा के अपनी जान दे दी और तब से विक्टोरिया स्टोर को संभालने लगी। लेकिन कुछ टाइम से उसे भी ये आवाजें आने लगी हैं और वो काफी डर चुकी है। ये सुन के एड और लॉरेन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। विक्टोरिया के कहने पर लॉरेन स्टोर में जाती है, जहां से विक्टोरिया को हमेशा आवाजें आया करती थी। वहां एक मिरर रखा हुआ था जो कि काफी पुराना था और काफी अजीब भी था। इस मिरर पे बहुत अजीब अजीब से डिजाइन बने थे और उस मिरर के ऊपर कुछ डिमोनिक ह्यूमन टाइप के कुछ फिगर्स भी बने हुए थे। ये सब देखकर लॉरेन को एहसास हो जाता है कि इस मिरर के साथ जरूर कुछ न कुछ गलत है। इसके बाद लॉरेन उस मिरर को टच करती है, जिसके तुरंत बाद उसको पता लग जाता है कि वहां कोई ना कोई तो स्पिरिट कैद है बॉस, और उसके साथ साथ वो बहुत ज्यादा डिमोनिक भी है। लॉरेन के टच करते ही उस मिरर में कुछ क्रैक्स आ जाते हैं और लॉरेन को अपने फ्यूचर्स के कुछ विजन दिखाई लगने लगते हैं। और हमें यह भी पता चलता है कि इस टाइम पे लॉरेन प्रेग्नेंट भी है और उसके बच्चे को इस मिरर वाली बुरी शक्ति मार्क कर देती है। और ये बात लॉरेन भी समझ जाती है कि फ्यूचर में उसके बच्चे की जान खतरे में भी हो सकती है। इसके तुरंत बाद लॉरेन के पेट में बहुत तेज से दर्द शुरू हो जाता है, जिससे वो जोर जोर से चीखने लगती है। ये सुनकर एड एकदम हीरो बनकर भागकर वहां आता है और लॉरेन को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर उसकी अर्जेंट डिलीवरी करते हैं, जहां उसकी एक बेबी गर्ल होती है। लेकिन दोस्तों ये क्या, वो तो सांस ही नहीं ले रही थी। ये बात जानकर एड और लॉरेन दोनों टूट जाते हैं और बहुत रोते हैं। लेकिन फिर लॉरेन को कुछ सूझता है और वो भगवान से प्रे करना शुरू कर देती है और लगभग 1 मिनट के बाद उसकी बेटी दोबारा सांस लेने लग जाती है। यह देखकर दोनों को लगता है कि ये कोई चमत्कार है और दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं दोस्तों, और अपनी बच्ची को लेकर खुशी खुशी घर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों चूंकि ये इनका पहला केस था, ये अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए एड और लॉरेन इस केस को वहीं छोड़ देते हैं। इसलिए वो केस ड्रॉप करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। वो अपनी बेटी का नाम जूडी रखते हैं। धीरे धीरे टाइम के साथ एड और लॉरेन की बेटी जूडी बड़ी हो जाती है और हमें यह भी पता चलता है कि इस दौरान एड और लॉरेन भी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बन चुके थे और 1000 से भी ज्यादा केसेस उन्होंने सॉल्व कर लिए थे। वो कभी भी जूडी को अपने केसेस में इन्वॉल्व नहीं करते थे और उसको अलग ही रखते थे। इसी तरह दोस्तों समय बीतता रहता है और साल आ जाता है 1986। यहाँ पर हमें यूएसए के एक शहर पेंसिल्वेनिया में एक फैमिली दिखाई जाती है। इस फैमिली का नाम स्मॉल फैमिली होता है। इस फैमिली में जैक और जेनेट नाम के हस्बैंड और वाइफ हैं। इनके काफी सारे बच्चे हैं और इनके काफी अलग फैमिली मेंबर्स भी हैं। कुल मिला के इनके परिवार में 8 लोग होते हैं और इनका एक पालतू डॉग भी है। ये लोग नया घर में शिफ्ट होते हैं। हालांकि ये घर बाहर से डरावना दिख रहा होता है दोस्तों, लेकिन जैक को ये घर काफी सस्ते में मिला था। ऑब्वियसली भूतिया घर है तो सस्ता ही होगा। अब आगे दिखाया जाता है कि जैक और उसकी फैमिली नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। वहां हमें पता चलता है कि जैक की फैमिली में उन दोनों के अलावा जैक के फादर और उसकी मदर, उनके अलावा उसकी 4 बेटियां भी हैं। और उसी दिन जैक की एक बेटी का बर्थडे भी होता है, जिसकी वजह से जैक के पिता अपनी पोती के लिए एक गिफ्ट लाते हैं। और जैसे ही ये गिफ्ट अनरैप होता है दोस्तों, तो हमें पता चलता है कि यह तो वही स्टार्टिंग वाला मिरर है और इस मिरर में वो क्रैक अभी तक है जो लॉरेन के छूने से बना था। इसके बाद सब लोग सेलिब्रेशन में जुट जाते हैं और केक काटने के लिए उस पर कैंडल्स लगाई जाती हैं। लेकिन तभी बिना फूंक मारे वो सारी की सारी कैंडल्स अपने आप बुझ जाती हैं दोस्तों। और तो और छत का एक टुकड़ा भी नीचे आकर गिरता है और जैक की बेटी जिसका बर्थडे होता है उसे काफी चोट आ जाती है दोस्तों।
आई थिंक ये करके इस घर की इविल स्पिरिट्स उन्हें अपने होने का एहसास करवा रही होती हैं। ठीक इसके बाद स्क्रीन में लिखा आता है बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट, मतलब ये कहानी स्मर्ल फैमिली की सच्ची कहानी है। इसके बाद हमें स्मर्ल फैमिली को दिखाया जाता है जो कि पिछली रात को हुए इवेंट्स को इग्नोर करके नॉर्मली रहने लग जाते हैं। लेकिन इसके बाद से इस फैमिली के साथ आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं। जैसे कि जब जेनेट, जो कि इन बच्चियों की मम्मी है, जब एक दिन किसी से फोन में कुछ बात कर रही थी तो कोई उसकी फोन की वायर को छीनने लग जाता है। पहले तो जेनेट को लगता है कि ये शायद उसकी बेटियों की शरारत है, लेकिन जैसे ही वो देखती है तो उसे रियलाइज होता है कि उसकी बेटियां तो दूर किसी दूसरे कमरे में खेल रही हैं। उसकी तो एकदम हालत टाइट हो जाती है दोस्तों। फिर एक और बात दिखाया जाता है जब जैक की दो छोटी बेटियां, जो कि असल में ट्विंस हैं, वो अपनी एक डॉल के साथ खेल रही होती हैं। तभी उनकी जो डॉल थी वो हवा में उड़ने लग जाती है और दोनों बहनों को फील होता है कि उन दोनों के अलावा भी रूम में कोई और तीसरा है। तभी वो अपने सामने एक बूढ़ी औरत की स्पिरिट को देखती है। वो बूढ़ी औरत उस डॉल को उठा के उनकी तरफ देख के बड़ी क्रीपी सी स्माइल कर रही थी दोस्तों, जिसे देखकर दोनों बहनें चिल्लाते चिल्लाते रूम से हो जाती है 9-2-11। इसके बाद भी फैमिली मेंबर्स के साथ काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं और ऐसा सिलसिला रुकता ही नहीं है। सबको विश्वास हो गया था कि उनके घर में कुछ ना कुछ तो है भाई। हालांकि वो जो स्पिरिट थी इनकी जान नहीं लेती, लेकिन इनको डराती जरूर है और छोटा मोटा नुकसान भी पहुंचा देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है वॉरेन फैमिली में, जहां दिखाया जाता है कि जूडी अब बड़ी हो गई है, पूरे 22 साल की, और वो एक लड़के से प्यार करती है जिसका नाम टोनी है और उसे पिछले 6 महीने से डेट भी कर रही है। टोनी कुछ टाइम पहले तक पुलिस फोर्स में हुआ करता था, लेकिन अब उसने अपनी जॉब छोड़ दी है और फिलहाल एकदम अनएम्प्लॉयड है दोस्तों। फिर एक दिन जब एड का बर्थडे होता है, पूरी फैमिली पार्टी ऑर्गेनाइज करती है और इसके काफी सारे दोस्तों को बुलाया जाता है। यहीं पर फादर गॉर्डन भी आते हैं, जो कि एड और लॉरेन के काफी करीबी हैं और काफी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। यहीं पार्टी में जूडी अपने बॉयफ्रेंड टोनी को भी बुला लेती है और अपने पेरेंट्स के साथ साथ फादर गॉर्डन से भी उसका इंट्रोडक्शन करवाती है। टोनी से मिलकर फादर गॉर्डन और लॉरेन तो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जूडी के पिता एड कुछ नाखुश से लगते हैं। उनको ये चिंता सताती है कि जाने टोनी कैसा लड़का होगा, मेरी बेटी का ख्याल रख पाएगा भी या नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जूडी को अपने रूम में दिखाया जाता है, जहां वो अपनी पुरानी फोटोज देख के अपनी मेमोरीज में खो जाती है। जूडी रूम में अकेली थी, तभी उसे एक साइड चेयर में बैठी एनाबेल डॉल दिखाई देती है, जो जूडी को ही देख रही थी। यह देख के जूडी तो बहुत डर जाती है दोस्तों। तभी टोनी वहां आकर जूडी को संभाल लेता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि टोनी पूरी फैमिली के सामने जूडी को रिंग देता है और शादी के लिए प्रपोज कर देता है। जूडी तो दोस्तों बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी हाँ बोल देती है। पूरी वॉरेन फैमिली बहुत खुश हो जाती है। फादर गॉर्डन, जो एड की बर्थडे पार्टी में आए थे, वो एड और लॉरेन से किसी खास बारे में बात भी करना चाहते थे। इसके बाद फादर गॉर्डन इन्हें स्मॉल फैमिली के बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो ये भी बोलते हैं कि इन दोनों को उनकी हेल्प करनी चाहिए। ये सुन के एड तो राजी हो जाता है, लेकिन लॉरेन फादर गॉर्डन को साफ मना कर देती है। वो ये भी कहती है कि ये काम तो हम कब का छोड़ चुके हैं। ये सुन के फादर गॉर्डन वहां से चले जाते हैं और सीन शिफ्ट हो जाता है स्मॉल फैमिली के यहाँ, जहाँ जैक सो रहा था, लेकिन उसको फील होता है कि उसके आसपास कोई है। तभी जैक हवा में उड़ता है और उसका कोई जोर से गला दबाने लगता है, जिससे वो काफी तड़पता है। तभी जैक की बेटी को दिखाया जाता है, जिसका नाम हेदर है। वो अपने रूम में अपने बर्थडे वाली वीडियो देख रही होती है और उसे ये पता चल जाता है कि उसके बर्थडे केक की कैंडल्स अपने आप कैसे बुझी थी। असल में उसे वीडियो क्लिप में एक स्पिरिट दिखती है जो हेदर से पहले ही फूंक मार के सारी कैंडल्स बुझा देती है, जिससे हेदर बहुत डर जाती है। लेकिन तभी हेदर को क्लिप वाली स्पिरिट अपने सामने खड़ी दिखती है दोस्तों। वो स्पिरिट एक लंबे बालों वाला आदमी होता है और उसके हाथों में एक कुल्हाड़ी भी होती है। उसे देखकर तो हेदर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। हेदर की चीखें सुन के उसकी मदर जेनेट जाग जाती है और देखती है कि उसके पति जैक हवा में लटक रहे हैं और कोई उनका गला दबा रहा है, जिससे जेनेट उनको बचाती है। फिर सारे फैमिली मेंबर्स मिलकर हेदर के पास जाते हैं और वहीं रहते हैं। फिर अगली सुबह दिखाया जाता है कि जैक और जेनेट मीडिया को बुला के उन्हें सब कुछ बता देते हैं, जहाँ जेनेट कहती है कि हमारे घर की स्पिरिट्स को हमारे सारे 8 के 8 फैमिली मेंबर्स ने देखा है।
और सभी को एक साथ भ्रम नहीं हो सकता। दूसरी तरफ वॉरेन फैमिली को दिखाया जाता है, जहां जूडी की शादी की डेट फिक्स हो गई है और वो अपने पेरेंट्स के साथ शादी की ड्रेस लेने आई होती है। जूडी अपनी फेवरेट ड्रेस को लेकर ट्रायल रूम में जाती है, लेकिन उसे लगता है कि वहां उसके साथ कोई और भी है। तभी उसे वहां उसी बुढ़िया की स्पिरिट दिखाई देती है जिसको हमने जैक और जेनेट के घर के अंदर देखा था। इससे हमें पता चलता है कि स्मर्ल फैमिली के स्पिरिट्स का वॉरेन्स के साथ कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है बॉस। इसके बाद जूडी को अपनी रिफ्लेक्शन दिखती है जो खुद ही उसका गला दबाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी लॉरेन टाइम पर आकर जूडी को बचा लेती है, लेकिन खुद भी काफी डर जाती है कि अचानक से उसकी फैमिली के साथ ये सब क्यों हो रहा है। उसके बाद दिखाते हैं कि मीडिया की खबरें सुनकर फादर गॉर्डन खुद स्मर्ल फैमिली की हेल्प करने चले जाते हैं। वहां वो कुछ रिचुअल्स करने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि स्मर्ल फैमिली के घर में जो स्पिरिट्स हैं वो तो बहुत डार्क, पावरफुल और खतरनाक हैं और इनसे जल्दी से निपटना बहुत ज़रूरी है। उनको ये भी समझ आता है कि ये उनके अकेले की बस की बात नहीं है, इसलिए वो बिशप के पास मदद मांगने जाते हैं। लेकिन बिशप वहाँ नहीं होते तो फादर गॉर्डन उनका वेट करते हैं। लेकिन फिर उसी वक्त गॉर्डन को एहसास होता है कि वो इविल एंटिटी वहाँ पर भी आ चुकी है और एंटिटी फादर गॉर्डन को एक वायर से लटकाकर मार देती है। ये सुनकर जूडी बिना अपने घर वालों को बताए पेंसिल्वेनिया चली जाती है। जब वो घर में नहीं मिलती तो जूडी के पेरेंट्स काफ़ी परेशान हो जाते हैं। फिर जूडी का बॉयफ्रेंड टोनी उन्हें बताता है कि वो पेंसिल्वेनिया के स्मॉल हाउस गई है। फिर ये सब भी फॉरेन स्मॉल हाउस पहुंच जाते हैं। इसके बाद ये लोग पूरी स्मॉल फैमिली से मिलते हैं। एड और लॉरेन को देखकर स्मॉल फैमिली को लगता है कि ये उनकी हेल्प करने आए हैं, लेकिन वो तो सिर्फ जूडी को ढूंढ रहे थे। वो तुरंत जूडी को लेकर वहां से जाने लगते हैं। तभी जूडी मना कर देती है और कहती है कि उन्होंने आज तक सभी लोगों की मदद करी है और उन्हें स्मॉल फैमिली की भी हेल्प करनी चाहिए और वो लोग बहुत परेशान हैं। वो ये भी कहती है कि मरने से पहले फादर गॉर्डन भी यहीं आए थे और उनकी मौत का राज भी हो ना हो यहीं से जुड़ा है। ये सब सुनकर एड और लॉरेन इनकी हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। उसके बाद जूडी टोनी को बताती है कि जब उसने फादर गॉर्डन की ग्रेव को टच किया था तो उसको एक इविल एंटिटी का एहसास तो हुआ था और ऐसा लगा था जैसे वो इविल एंटिटी उसको इस घर में बुला के यहीं रोक कर रखना चाहती है। इससे हमें पता चलता है कि स्मॉल फैमिली के घर जो बुरी स्पिरिट है उसका मेन मकसद ही जूडी और उसकी फैमिली को यहाँ पर बुलाना था और इसके लिए ही उसने स्मॉल फैमिली को यूज़ किया था, जिससे इसकी खबर फैले और एड और लॉरेन यहाँ पर जल्दी से आ जाएं। और इसके बाद दिखाया जाता है कि लॉरेन अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और एक एक करके इस घर के हर कोने में जाती है और सब कुछ ऑब्जर्व करती है। लॉरेन को काफ़ी अजीब चीज़ें भी दिखती हैं। इसके साथ लॉरेन एक रूम में एक आत्मा का हाथ भी देखती है। फिर लॉरेन इस घर के बेसमेंट में जाती है। बेसमेंट में पैर रखते ही लॉरेन को बहुत सारी आवाज़ें आती हैं और उसको बहुत सारे विजुअल्स भी दिखाई देते हैं, जिससे लॉरेन को पूरा चिट्ठा समझ आ जाता है। इसके बाद लॉरेन एड के पास आती है और उसे इस घर की पूरी कहानी सुनाती है। वो कहती है कि बहुत साल पहले इस घर में एक आदमी, उसकी पत्नी और उसकी बूढ़ी माँ रहा करते थे। लेकिन जो वो आदमी था वो एक पूरा जल्लाद था और अपनी पत्नी को बहुत मारा करता था, भूखा रखता था और जानवरों की तरह घर में कैद भी रखता था। इसके चलते उसकी पत्नी का किसी दूसरे आदमी से अफेयर हो गया। जब उसके पति को ये बात पता चली तो वो आग बबूला हो गया और गुस्से में कुल्हाड़ी लेके अपनी पत्नी के पीछे पड़ गया। उसकी पत्नी जान बचाने के लिए बेसमेंट में आ गई, लेकिन वहाँ उसकी पत्नी की बूढ़ी माँ भी थी। गुस्से में आकर उसके पति ने आओ देखा ना ताओ और कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी के साथ साथ उसकी बूढ़ी माँ के भी टुकड़े कर दिए और बाद में खुद भी मर गया। और इसके तहत इस घर में अब कुल 3 आत्माएं घूम रही हैं। लॉरेन की बात सुन के एड कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसी आत्माओं से तो हम कितनी बार निपट चुके हैं, इनको भी हम हरा देंगे, तुम चिंता मत करो। ये सुनकर लॉरेन कहती है कि इस बार ये इतना सिंपल नहीं होने वाला है, क्योंकि इस घर में आत्माओं के साथ साथ कुछ और भी है। कोई बहुत ही ज़्यादा डार्क पावरफुल स्पिरिट है जो बहुत ज़्यादा ईविल है। वो मुझे दिखाई तो नहीं दे रही, लेकिन मुझे उसका एहसास ज़रूर हो रहा है। लेकिन मैं पक्का जानती हूँ वो पावरफुल एंटिटी इस घर में मौजूद है और इन 3 आत्माओं को भी कंट्रोल करके जैक और जेनेट की फैमिली को डरा रहा है। इस सब के बीच एड और लॉरेन को एक बात समझ नहीं आती कि इन स्पिरिट्स में किसी ने अभी तक इस फैमिली को पोजेस क्यों नहीं किया, क्योंकि आमतौर पर इन दोनों ने 1000 से ज़्यादा केसेस सॉल्व किए हैं और आज तक ऐसा कोई भी केस नहीं था जहाँ पर कोई शख्स पोजेस नहीं होता। लेकिन इस केस में बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ और ये बात इन दोनों को बहुत परेशान कर रही है। इसके बाद तो हम घर में खुद जूडी को देखते हैं, जिसको ऊपर वाले कमरे से अपनी मदर लॉरेन की आवाज़ आती है। वो उसे बुला रही होती है। ये सुन के जूडी जल्दी से ऊपर जाती है, लेकिन लॉरेन तो एड के साथ घर के बाहर थी, तो जूडी को कौन बुला रहा है।
फिर हमें पता चलता है कि ये वही खतरनाक इविल स्पिरिट है जो जूडी को लॉरेन बन के बुला रही है। जब जूडी ऊपर जाती है तो उसको वही मिरर दिखता है जिसमें वो खतरनाक इविल स्पिरिट है। जूडी भी आगे आकर इस मिरर को टच कर लेती है और ऐसा करते ही मिरर के आसपास की सारी चीज़ें हिलने लगती हैं। मिरर के ऊपर वाले हिस्से में लिखा आता है मिस मी। ये पढ़ते ही जूडी को सबसे पहले एनाबेल का ख्याल आता है, क्योंकि अगर आपने एनाबेल की मूवीज़ देखी हैं तो आपको पता होगा कि वो भी ऐसा ही लिखा करती थी। इसी डर से जूडी वहाँ से दूसरे कमरे में भागती है, जहाँ अचानक से उसे एनाबेल दिखाई देती है, जो कि देखते ही देखते काफ़ी बड़ी हो जाती है और जूडी की तरफ तेज़ी से आने लगती है। जूडी वहाँ से भी भागने लगती है और सीढ़ियों में जाके धम से गिर जाती है। तभी उसको बचाने के लिए एड और लॉरेन वहाँ पर आ जाते हैं। जूडी उन्हें सब कुछ बता देती है। वो लोग जल्दी से ऊपर जाते हैं, जहाँ वो उस मिरर को देखते हैं जिसको उन्होंने अपने पहले केस में देखा था। ये देखकर लॉरेन को सब कुछ समझ आ जाता है, लेकिन तभी लॉरेन को फील होता है कि जब 22 साल पहले उसने पहली बार मिरर टच किया था तो उसे फील हुआ था कि उसके अंदर एक ईविल एंटिटी है, लेकिन अब उसको टच करके उसे कुछ फील नहीं हो रहा है। इसके बाद जूडी को दिखाया जाता है जो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगती है। तो लगता है हो ना हो जूडी के साथ कुछ ना कुछ तो ज़रूर बहुत गलत हो रहा है। इसमें ऐड कहता है कि यहाँ जो भी हो रहा है उसकी फसाद पक्का ये मिरर ही है, और कैसे भी करके उनको आज रात ही इस मिरर को अपने घर के म्यूज़ियम में डालना होगा, क्योंकि वहाँ पर वो इस मिरर को कैद भी कर सकते हैं। अब इस मिरर को ठिकाने लगाने का जिम्मा एड, स्मॉल फैमिली का हेड जैक और जूडी का बॉयफ्रेंड टोनी लेते हैं। लेकिन इससे पहले एड दोनों को डायरेक्शंस देता है कि उनको ये काम इसी रात में निपटाना है, और ये काम करते हुए वो मिरर को डायरेक्टली टच नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें ग्लव्स पहन के रखने होंगे और साथ ही साथ मिरर को ढकना होगा और डायरेक्टली मिरर में कभी नहीं देखना है। इसीलिए अब सब जल्दी से रेडी होते हैं और टोनी कार को घर के बाहर लेकर आता है, जबकि एड और जैक दोनों मिरर को लेकर गाड़ी में डालने की कोशिश करते हैं। तभी मिरर के ऊपर कपड़ा गिर जाता है और जैक उसके अंदर देख लेता है, जिसके अंदर उसे वही ईविल स्पिरिट की प्रेजेंस फील हो जाती है। डर के मारे वो तो वहीं गिर जाता है और उसके हाथ से मिरर छूट जाता है। इधर टोनी जो गाड़ी में है उससे भी सामने उसी बूढ़ी औरत की स्पिरिट दिखाई देती है, जिससे वो भी डर जाता है और गाड़ी को ठोक देता है। ये सब देखकर तो पूरी फैमिली के पसीने छूट जाते हैं। इधर जब लॉरेन अपनी बेटी जूडी को ढूंढती है तो देखती है जूडी एक कोने में बैठी है। जैसे ही वो उसके पास जाती है उसे पता चलता है कि जूडी तो कुछ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोग आ रही है। उसका चेहरा देखकर जूडी समझ जाती है कि जूडी पोजेस्ड हो गई है, और उसे लॉरेन ये भी समझ जाती है कि क्यों अभी तक मिरर वाली एंटिटी ने किसी को पोजेस नहीं किया था, क्योंकि वो ईविल एंटिटी तो तब से जूडी का वेट कर रही थी जब से उसने जूडी को मार्क किया था, जब वो लॉरेन के पेट में ही थी। अब वो ईविल एंटिटी जूडी की बॉडी से अपनी असली आवाज़ में बोलती है कि मैं जूडी को बहुत समय से इंतज़ार कर रहा था और अब मैं जूडी को अपने साथ लेकर जाऊंगा। इसके बाद वो लॉरेन की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ती है और उसे धक्का देकर दूर गिरा देती है। इसके बाद जूडी घर वालों के सामने आती है और उनका कुत्ता जूडी को देखकर ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है। इसीलिए जूडी कुत्ते को भी हवा में उड़ाकर दूर फेंक देती है। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर एड उसके पास आता है और कहता है कि जूडी तुम्हें इस ईविल स्पिरिट से फाइट करनी होगी। लेकिन उसी समय वो स्पिरिट एड पर भी हमला कर देती है, जिससे एड के तो छक्के छूट जाते हैं। उसको हार्ट अटैक जैसा फील होता है। इसी टाइम टोनी जो घर के बाहर था वो अंदर आने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन किसी ने घर के सारे दरवाजे पहले से बंद कर दिए थे। फिर भी किसी तरह टोनी घर के अंदर आ ही जाता है। घर में घुसते ही वो देखता है कि लॉरेन को, जिसके ऊपर वो कुल्हाड़ी वाले आदमी की स्पिरिट हमला करने वाली है, लेकिन वो ऐन मौके पर आकर उसको बचा लेता है। इसके बाद एड को दिखाते हैं जो अब थोड़ा बेटर है और जेनेट को पूरी फैमिली को घर से बाहर जाने को कहता है। उसके बाद पूरी स्मॉल फैमिली बाहर आ जाती है और घर के अंदर रह जाते हैं एड, लॉरेन, जूडी और टोनी। फिर लॉरेन एड को बताती है कि जिस एंटिटी ने जूडी को पोजेस किया है वो काफ़ी समय से उनके पीछे है और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और ईविल भी है। इसके बाद एड लॉरेन से अपनी बाइबल मंगवाता है, जिससे वो जूडी की बॉडी से स्पिरिट को निकाल सके। वो लोग जैसे ही एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करने वाले होते हैं वो ऊपर वाले कमरे में जाते हैं और देखते हैं जूडी को स्पिरिट ने रस्सी से लटका रखा है ताकि वो उसकी जान ले सके और उसकी स्पिरिट को अपने साथ ले जा सके। लेकिन सही टाइम पे जूडी की फैमिली पहुंचकर जूडी को नीचे उतार लेते हैं। देखते हैं जूडी सांस नहीं ले रही है, इसलिए वो जूडी की चेस्ट को पंप करके और CPR से जूडी को उठा देते हैं। उसी टाइम लॉरेन ये देखती है कि वो एंटिटी शीशे से उन सबको देख रही है और लॉरेन अपने कंधे में किसी का हाथ भी फील करती है। वो ईविल एंटिटी एड को दोबारा से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है,
लेकिन हम देखते हैं कि एड अपने आप को संभाल लेता है। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो एंटिटी जूडी की बॉडी से बाहर आकर दोबारा मिरर में चली गई है, क्योंकि अगले ही पल वो मिरर अपने आप हवा में उड़कर बहुत ज़ोर से घूमता है। ये सब देखकर भी एड डरता नहीं है और अपनी बाइबल निकाल कर जल्दी से एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट कर देता है। इससे इविल स्पिरिट तड़प उठती है और गुस्से में उन सभी पर हमला कर देती है। वो टोनी की गर्दन दबाना स्टार्ट करती है और एड जिस बाइबल से एक्सॉर्सिज्म कर रहा था उसमें भी आग लग जाती है। इसी के साथ वो मिरर के अंदर एड को अपना असली इविल वर्जन भी दिखाता है और एड को शांत रहने कहती है, लेकिन एड को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो एक्सॉर्सिज्म करता रहता है। इसके बाद तो एड जलती हुई बाइबल को सीधे मिरर से चिपका देता है और जैसे ही वो ये करता है इविल एंटिटी तो एकदम तड़प उठती है। साथ ही लॉरेन और जूडी भी अपने हाथ को मिरर पर लगा देते हैं और इन सब की पवित्र शक्ति से उस एंटिटी को बहुत नुकसान होता है। देखते ही देखते उस मिरर में बहुत सारे क्रैक्स आने लगते हैं और एक ज़ोर का धमाका होता है, जिससे हमें पता चलता है कि उस इविल एंटिटी का अब सर्वनाश हो गया है। जिसके बाद एड उस मिरर को लेके अपने म्यूज़ियम में रख देता है। इसके बाद ये मूवी अपने एंड में आ जाती है दोस्तों, और बताया जाता है कि इस इवेंट से स्मर्ल फैमिली को काफ़ी मेंटल ट्रॉमा पहुंचा है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग 3 साल तक उसी घर पर रहे, लेकिन उन पर कोई खतरा नहीं आया। इसके बाद वॉरेन फैमिली भी अपने घर चली जाती है, जहां एड टोनी पे अपना भरोसा दिखाता है और उसे अपना लेता है। साथ ही साथ वो ट्रस्ट करके अपने म्यूज़ियम की चाबी भी टोनी को दे देता है। इसके बाद जूडी और टोनी की शादी हो जाती है। इसके साथ ही साथ इस मूवी का तो दी एंड होता ही है दोस्तों, पूरी कॉन्जरिंग फ्रेंचाइजी का भी कंक्लूजन हो जाता है। तो ये थी दोस्तों कॉन्जरिंग द लास्ट राइट्स की डिटेल समरी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी, और क्योंकि ये कॉन्जरिंग यूनिवर्स की लास्ट मूवी थी, प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसी लगी। हम और भी बहुत रोचक मूवीज़ की समरी आप तक लाते रहेंगे। अब बस हमें शेयर और सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए